इधर पहले तो इधर से हो जाता, हाँ इधर से यहाँ से लास्ट टाइम में। अच्छा ठीक है ठीक है। और लेकिन मुझे जो व्हाइट बोर्ड अच्छा, लेकिन व्हाइट बोर्ड वो ही रहेगा। चलो गुड हो गया, थैंक यू बेटा। हाँ मैं वो फिर ठीक है, बहुत शुक्रिया। हाँ बिल्कुल, मैं और ये इस टाइम लिखा जा सकता है। चलो ठीक, थैंक यू। हाँ जी बेटे, आज हम करेंगे, आपके सामने शो हो रहा है प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 6 विद द टाइटल ऑफ यूनिक ट्रेडर्स। 2 पार्टिसिपेंट्स ने हैंड रेज किए। जी बेटे। अस्सलाम वालेकुम मैम जी। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटे। मैम ये मुबारक वाली ट्रांजैक्शन, इस क्वेश्चन की 5 वाली ट्रांजैक्शन समझा दें, मुबारक वाले क्वेश्चन की। अच्छा बेटे अभी समझा देते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 5 में ट्रांजैक्शन नंबर 5। हाँ जी, यस सर, यस मैम। कैशियर को बेटा जी 10,000 दिए थे कि उस ऑनर ने कहा था मेरे पर्सनल बैंक अकाउंट में जाके पैसे जमा करवा दो, लेकिन वो चेक जो था उसने बिजनेस के अकाउंट में जमा करवा दिया। अब क्योंकि बिजनेस के अकाउंट में पैसे आ चुके, तो जो बैंकर है उसने हमारे बैंक स्टेटमेंट में वो रिसीट्स शो कर दी होंगी, तो अब हमें कैश बुक में भी उन रिसीट्स को शो करना है, तो इसलिए मैंने क्या किया, उसको कैश बुक में डेबिट कर दिया। ठीक हो गया मैम, ओके। ठीक है, ओके जी हामिद बेटे। मैम मैंने आपसे पूछने ये था, ये जो फर्स्ट और थर्ड वाली ना, इसमें थोड़ा डिफरेंस बता दें। मतलब कि इसमें फर्स्ट वाला तो ये ना हमारी ये रिसीट है, ठीक है, हाँ तो हाँ इसने क्या क्रेडिट करनी है हमने बैंक स्टेटमेंट में, ये हमारा हो गया अनक्लियर चेक। हाँ, क्यों तो क्रेडिट तो वो हुई है, इस लेकिन वजह से फर्स्ट हुआ है जनवरी को जाके हुई है, जी, दिसंबर में नहीं हुई थी। जनवरी डेट की वजह से। अब हम्म, थर्ड वाले में भी सेम यही चीज है, वो 3 जनवरी को हो रही है, उसने कहा डेबिट करना है, जो हमारी 3 अपीयर हो रही जनवरी है को बैंक न्यू वाला स्टेटमेंट में। चेक है। मैं समझ गई आपकी बात। हमें सुनो मेरा बेटा, बेटे जो पुराने वाला चेक था वो कैंसिल दिसंबर में हुआ, और नया जी, वाला जो चेक आ रहा है वो 3 जनवरी की डेट का आ रहा है। तो वो नया वाला जो चेक आ रहा है हम उसकी एंट्री नहीं कर रहे, बेसिकली जो पुराना चेक था जिसको कैंसिल किया गया उसकी कैंसिलेशन कर रहे हैं, और उसकी कैंसिलेशन दिसंबर में हो गई हुई थी। इसी वजह से हमने वो चेक भी सोन लिखा है उसमें कैश बुक में क्रेडिट साइड यस पे। यस। ठीक हो गया। और और मैम ये ना ये है, ये 7 वाली, इसमें मैम ये लिखा, उसने लिखा हुआ है ऑन द 10th डेट ऑफ ईच मंथ। ये जरा बताइएगा कि ये 10 अक्टूबर से बाद स्टार्ट कर रहा है। वो कहता है अक्टूबर, हाँ 10 अक्टूबर को पहली पेमेंट, 10 नवंबर को दूसरी पेमेंट, 10 दिसंबर को डेफिनेटली बैंक ने तीसरी पेमेंट कर दी होगी, तो दिसंबर के एंड तक बैंक ने 3 पेमेंट्स कर दी हैं। तो इसमें तो फिर ये 10 ये जो है ये 10 दिन ये जनवरी के भी ऐड हो रहे हैं फिर इसमें, इस तरह तो। नहीं नहीं बेटे देखो, 10th अक्टूबर, 10th नवंबर एंड 10th दिसंबर, 3 इंस्टॉलमेंट्स ली थी मैंने। जी, तो वो अगली चौथी इंस्टॉलमेंट जो है वो जाके 10th जनवरी को आनी, वो तो ली नहीं मैंने। अक्टूबर का महीना बीच में शामिल करो ना, जी मैं वही अक्टूबर कह रहा हूँ ना, नवंबर मैंने कहा दिसंबर, तो कितने मंथ्स बनते हैं? हम पेमेंट कर रहे हैं एक 10 अक्टूबर को, एक 10 नवंबर को, दस हाँ दिसंबर को। हाँ, तो तो तीसरी ये पेमेंट मतलब कि वो दिसंबर तक पीछे हो वाले गई है। मंथ को वो करके चल रहा है। यस यस, दिसंबर ठीक हो तक गया। हमने पिछली तीनों पेमेंट्स नहीं रिकॉर्ड की थी। वो मैं कर रहा था ना, वो 10 जनवरी तक जा रहा था, मैं इस वजह से आपसे नहीं पूछ रहा वो कि फिर 10 10 दिन का जनवरी को माइनस करें। 4th इंस्टॉलमेंट है बेटे। यस मैम, थैंक यू मैम। यू वेलकम। हाँ जी बेटे। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम ये मुबारक वाली तीसरी ट्रांजैक्शन में अगर वो न्यू चेक दिसंबर में पे कर देता तो हमें किसी एंट्री की जरूरत नहीं पड़नी थी फिर। हाँ फिर नहीं जरूरत पड़नी थी। शुक्रिया मैम। यू वेलकम। हाँ जी बेटे, अब देखिए यूनिक ट्रेडर की एग्जांपल हमारे सामने, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 6। ऐसी एक छोटी सी एग्जांपल मैंने आपको बैंक रिकॉन्सिलेशन के इंट्रोडक्टरी लेक्चर में दी थी।
कि एक्चुअल में हम करते क्या है, रिकॉन्सिलेशन करते वक्त कैसे डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करते हैं कि हम अपनी कैश बुक को लेते हैं और बैंक स्टेटमेंट की एक एक ट्रांजैक्शन के साथ मैच करते हैं। जो ट्रांजैक्शंस दोनों बुक्स में होती हैं हम उन्हें टिक करते चले जाते हैं, और जो अनटिक रह जाती हैं वो बेसिकली वो ट्रांजैक्शंस होती हैं जो एक वक्त में एक बुक में रिकॉर्डेड हैं, दूसरी बुक में रिकॉर्ड नहीं है। उनकी वजह से बेसिकली डिफरेंसेस अराइज हो रहे होते हैं, और जिन ट्रांजैक्शंस की वजह से हमारे पास डिफरेंसेस अराइज हो रहे होते हैं हम उन्हें जो है फिर फर्दर रिकॉन्सिलेशन प्रोसेस की तरफ लेकर आते हैं। तो जनाब आप लोग भी अपने सामने बुक रखिएगा और लेड पेंसिल ले लीजिए। हम जनाब 1 बाय 1 कैश बुक की रिसीट्स को बैंक स्टेटमेंट की रिसीट्स के साथ टैली करेंगे। कैश बुक में रिसीट्स डेबिट साइड पे और बैंक स्टेटमेंट की रिसीट्स क्रेडिट साइड पे। देखिए आपके सामने जो फर्स्ट वन स्लाइड शो हो रही है उसमें जनाब आपको बैंक बुक का की डिटेल बताई गई है। ये आपके पास जनाब बैंक बुक है फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, और करंटली हम फेब्रुअरी के मंथ की रिकॉन्सिलेशन करेंगे। एक एक ट्रांजैक्शन को हम बैंक बुक की एक एक ट्रांजैक्शन को बैंक स्टेटमेंट की एक एक ट्रांजैक्शन के साथ टैली करेंगे। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस बैंक बुक के अकॉर्डिंगली देखो, डेबिट साइड पे रिसीट साइड पे ओपनिंग बैलेंस आपके पास है 1,33,500। चलिए बैंक स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं, वो क्या शो कर रही है। ये बैंक स्टेटमेंट है आपके पास फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। इसमें जो ओपनिंग बैलेंस शो हो रहा है वो है आपके पास 1,27,500। तो जनाब ओपनिंग बैलेंस का डिफरेंस है, इसे मैं यहां पे टिक नहीं करूंगी। जो अमाउंट्स अनटिक रह जाएंगी हमें उनको एडजस्ट करना है। फिर वापस आते हैं, बैक आइए जनाब। कैश बुक में पहली रिसीट 5 फरवरी को शो हो रही है 3,15,000। देखते हैं क्या ये हमारी बैंक स्टेटमेंट में शो हो रही या नहीं। तो जनाब ये हमारी बैंक स्टेटमेंट है, उसकी डिपॉजिट साइड जो है वो बेसिकली रिसीट्स हैं, ये क्रेडिट साइड है, ये हमारी रिसीट्स हैं, और बेटे विड्रॉल्स ये पेमेंट्स हैं बैंक स्टेटमेंट की, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। तो जनाब कैश बुक की डेबिट साइड पे 3,15,000 है, इसे बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड पे होना चाहिए, और वो देखिए बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड पे 3,15,000 की अमाउंट शो हो रही है। उसको बेटे मैंने यहां पे भी टिक कर देना है और कैश बुक में भी जाकर मैंने उसे टिक कर देना है 3,15,000। इस तरह 1 बाय 1 हम तमाम ट्रांजैक्शंस को क्रॉस करते चले जाएंगे। जो अमाउंट दोनों बुक्स में प्रेजेंट होगी हम उसे टिक करते चले जाएंगे, और अनटिक अमाउंट फिर हमारे पास रह जाएंगी। वो डिफरेंसेस होंगे जिन्हें हम रिकॉन्सिलेशन प्रोसेस में कैरी फॉरवर्ड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट अमाउंट देखिए आपकी कैश बुक में 5,25,000 की है। इसे जनाब बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड पे होना चाहिए। हम देखते हैं कि वो है या नहीं है। तो जनाब 5,25,000 है, इसलिए मैंने यहां पे भी टिक कर दिया, और उसे जनाब हमने यहां पे भी टिक कर दिया। फिर 6,15,000 की रेंटल अमाउंट है, इसे भी जाके बैंक स्टेटमेंट में चेक करो। 6,15,000 की अमाउंट यहां मुझे मिल गई, इसको मैंने यहां पे भी टिक किया, और 6,15,000 मैंने यहां पे भी टिक कर दिया। नेक्स्ट में है 200,000। बैंक स्टेटमेंट में मेरे पास बुक है, मैं यहां से देखती चली जाती हूँ। तो जनाब 200,000 की अमाउंट देखो बैंक बुक की डेबिट साइड पे भी है और बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड पे भी है, इसलिए उसको मैंने यहां पे भी टिक कर दिया और यहां पे भी टिक कर दिया। नेक्स्ट अमाउंट है एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर्स 1,82,000 के। ये ऐसी अमाउंट है
जो बैंक बुक की डेबिट साइड पे है लेकिन बैंक स्टेटमेंट की इसे क्रेडिट साइड पे होना चाहिए, ये अमाउंट अवेलेबल वहां पे नहीं है, इसलिए मैं टिक नहीं कर रही। 2,94,000 की अमाउंट भी ऐसी अमाउंट है जो कैश बुक की डेबिट साइड पे है लेकिन बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड पे नहीं है। फिर आपकी बैंक बुक की डेबिट साइड पे 55,000 है, ये आपकी बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड पे शो हो रहा है, इसलिए मैंने जनाब यहां पे भी टिक कर दिया और इसे बैंक स्टेटमेंट में जाकर भी टिक कर दूंगी। अब जो अनटिक्स अमाउंट है हमारे पास, उन्हें हमने क्या करना है जनाब, हाईलाइट कर लेना है। चलिए मैं भी हाईलाइट करती हूं, आप भी हाईलाइट कर लीजिए। एक ओपनिंग बैलेंस का डिफरेंस है, हाइलाइटर का कलर चेंज कर लें, बहुत डार्क शो हो रहा है। चलें खैर, एक ये अमाउंट अनटिक है, एक ये अमाउंट हमारे पास 38,000 की अनटिक है। इसी तरह कैश बुक में चलते हैं। कैश बुक में देखिएगा बेटे, एक ये ओपनिंग बैलेंस, इसके अलावा आपके पास और कौन सी अनटिक अमाउंट है, 182,000 की मैंने हाईलाइट कर ली और 2,94,000 की अमाउंट्स को मैंने हाईलाइट कर लिया। इसी तरह अब कैश बुक की क्रेडिट साइड की एक एक ट्रांजैक्शन को जनाब हम बैंक स्टेटमेंट की डेबिट साइड के साथ टैली करेंगे। कैश बुक की या बैंक बुक की क्रेडिट साइड पे पेमेंट्स हैं, कौन कौन सी पेमेंट है, और जरा इस पे फोकस कीजिएगा, चेक नंबर्स भी दिए हुए हैं। आपने इन द मंथ ऑफ फरवरी जो चेक इशू किए हैं ऑफिस से, एक चेक नंबर 9, 10, 11, 12 एंड 13, ये आपने चेक्स इशू किए हैं। पहला चेक जो आपने इशू किया सैलरीज के अंगेंस्ट में, उसकी अमाउंट है 2,25,000। इसे जनाब आपकी बैंक स्टेटमेंट की डेबिट साइड पे होना चाहिए और मैं बुक में देख रही हूँ कि जनाब वो बैंक स्टेटमेंट की डेबिट साइड पे शो हो रही है, इसलिए बेटे मैंने क्या करना है, उसको यहां पे भी टिक कर दिया जनाब, और इसके अलावा मैंने उसे बैंक स्टेटमेंट की डेबिट साइड पे चेक नंबर 9 शो हो रहा है, मैंने उसे यहां पे भी टिक कर दिया। फिर चेक नंबर 10 के केस में 3,52,000 की अमाउंट है, बैंक स्टेटमेंट की डेबिट साइड पे देखिए क्या आपके पास 3,52,000 की अमाउंट है। तो देखो आपके पास बैंक स्टेटमेंट में चेक नंबर 10 तो है, लेकिन यहाँ कैश बुक में जो अमाउंट लिखी गई है वो 3,52,000 है, जबकि बैंक स्टेटमेंट में जो अमाउंट लिखी गई है वो 3,25,000 है। इसका मतलब है इन दोनों में से किसी एक जगह हमने चेक की रॉन्ग अमाउंट लिखी है, या कैश बुक में मिस्टेक की है या बैंक स्टेटमेंट में मिस्टेक की है, एरर है, ये रिकॉन्सिलेशन प्रोसेस में आएगा, इसलिए मैं इसको टिक नहीं कर रही। नेक्स्ट में देखिए, आपने चेक नंबर 11 के एंगेज में 6,22,000 की पेमेंट की है परचेजेस के एंगेज में। इसे जनाब हम ढूंढते हैं क्या 6,22,000 का चेक नंबर 11 बैंक स्टेटमेंट की डेबिट साइड पे शो हो रहा है कि नहीं। तो आप चेक करो बेटे, चेक नंबर 11 आपकी बैंक स्टेटमेंट की डेबिट साइड पे कहीं पे भी शो नहीं हो रहा, इसलिए ये भी अनटिक रहेगा। चेक नंबर 12 6,08,000 का आपकी कैश बुक या बैंक बुक की क्रेडिट साइड पे है, इसे बैंक स्टेटमेंट की डेबिट साइड पे होना चाहिए, तो जनाब वो बैंक स्टेटमेंट की डेबिट साइड पे शो हो रहा है, इसलिए दोनों जगहों पे ये अमाउंट अवेलेबल है। इसे मैंने 6,08,000 को यहां पे भी टिक कर दिया जनाब, और 6,08,000 को मैंने यहां पे भी टिक कर दिया। फिर उसके अलावा चेक नंबर 13 71,000 का, ये आपकी बैंक बुक में भी है और बैंक स्टेटमेंट में भी है, इसलिए बेटे उसको मैंने यहां पे भी टिक कर दिया और वहां पे भी हम टिक कर देते 71,000। अब जो रिमेनिंग अमाउंट्स हैं वो हमारे पास कहीं पे भी शो नहीं हो रही, उनको हाईलाइट कर दीजिए या सर्कल कर दीजिए, डिपेंड्स ऑन यू। वो ऐसी ट्रांजैक्शन है जो एक वक्त में एक बुक में रिकॉर्ड है और दूसरी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं है। चलिए इनको मैं सर्कल कर देती हूँ।
आपकी बैंक स्टेटमेंट की डेबिट साइड पे 48,000 और 63,000 की दो ऐसी अमाउंट शो हो रही हैं जो टिक नहीं हुई। टिक ना होने का मतलब ये है कि ये बैंक स्टेटमेंट में नहीं है, ये ऐसी ट्रांजैक्शन है जो एक वक्त में एक बुक में है, इनकी वजह से डिफरेंस अराइज हो रहा है, ये रिकॉन्सिलेशन प्रोसेस में आएंगी, इसलिए मैंने इनको सर्कल करके हाईलाइट कर दिया। इसी तरह चेक नंबर 10 का भी प्रॉब्लम था, इसके अलावा 15,000 की अमाउंट भी अनटिक है, मैंने इसे भी एनसर्कल कर लिया। 200,000 की अमाउंट है, ये भी टिक नहीं हुई, इसको भी एनसर्कल कर लिया। 4,500 की अमाउंट भी बैंक स्टेटमेंट की डेबिट साइड पे है लेकिन कैश बुक में नहीं थी, इसलिए ये अनटिक रह गई, इसको भी मैंने एनसर्कल कर लिया। आपकी बैंक स्टेटमेंट आपके अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस कितना शो कर रही है? 3,16,000 का क्लोजिंग बैलेंस शो हो रहा है। ये आपकी बैंक बुक के साथ टैली नहीं कर रहा। आपकी बैंक बुक कितना क्लोजिंग बैलेंस शो कर रही है? 4,41,500, वो भी डिफर कर रहा था, इसलिए मैंने उसको भी एनसर्कल कर लिया। कैश बुक में आइए, जो अनटिक अमाउंट है मैं उनको एनसर्कल कर रही हूं कि इनका डिफरेंस है, ये लीजिए। तो स्टेप नंबर 1 में हमने क्या काम किया? जो ऐसी वैल्यूज जो दोनों बुक्स में प्रेजेंट थी, कैश बुक में भी थी और बैंक बुक में, उसमें बैंक स्टेटमेंट में भी थी, हमने उनको टिक कर लिया और टिक करके देखा कि ये अमाउंट दोनों जगहों पे अवेलेबल है, इनकी वजह से बेसिकली डिफरेंस अराइज नहीं हो रहा। जो अनटिक अमाउंट्स हैं उनकी वजह से डिफरेंस अराइज हो रहा था, हमने उनको हाईलाइट करके और एनसर्कल करके प्रोमिनेंट कर लिया, हाईलाइट कर लिया कि जनाब ये रिकॉन्सिलेशन प्रोसेस में आएंगी। नेक्स्ट बात, रिकॉन्सिलेशन हमेशा मंथ एंड पे करते हैं, और अगर आपको याद हो बैंक रिकॉन्सिलेशन के इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मैंने एक बात जो एग्जांपल की थी उसमें ओपनिंग बैलेंस को सेम एज्यूम किया था, लेकिन यहां तो इन दोनों बुक्स में ओपनिंग बैलेंस का डिफरेंस भी आ रहा है। आपकी बैंक बुक के अकॉर्डिंगली ओपनिंग बैलेंस 1,33,500 का है और जबकि आपकी बैंक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 1,27,500। ये जो फरवरी के मंथ का ओपनिंग बैलेंस है ये बेसिकली जनवरी का क्लोजिंग बैलेंस है, और ये क्योंकि डिफर कर रहा है तो डेफिनेटली जनवरी में भी हमने रिकॉन्सिलेशन की होगी। अब जनवरी में जो रिकॉन्सिलेशन हुई उसने आपको क्वेश्चन में बताई हुई है, वो देखिए, ये लीजिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, ये बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रीवियस मंथ की फॉर द मंथ ऑफ जनवरी उन्होंने रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाकर आपको दी हुई है, उसमें डिफरेंसेस को एडजस्ट किया हुआ है। अब देखो बेटे, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में बैलेंसेस शो हो रहे हैं बैंक बुक के अकॉर्डिंगली, जो बैलेंस है वो 1,33,500 का और उसके इर्द गिर्द पैरेंथेसिस मार्क किए हुए। पैरेंथेसिस अगर किसी अमाउंट के इर्द गिर्द हैं इसका मतलब है कि वो एबनॉर्मल बैलेंस है। रिकॉन्सिलेशन में जितनी भी अमाउंट्स होती हैं वो करेक्ट हुआ करती हैं, सही अमाउंट हुआ करती हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव बैलेंस का मतलब है कि एक्चुअल में बैंक बुक का जो प्रीवियस मंथ के एंड में क्लोजिंग बैलेंस था वो 1,33,500 नेगेटिव बैलेंस था, मतलब एबनॉर्मल बैलेंस था, और एबनॉर्मल सिचुएशन में बैंक बुक का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। और बैंक स्टेटमेंट के इर्द गिर्द कोई ब्रैकेट नहीं है, 1,27,500 के इर्द गिर्द कोई ब्रैकेट नहीं है, इसका मतलब बैंक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली ये नॉर्मल बैलेंस है। और नॉर्मल सिचुएशन में बैंक स्टेटमेंट का जो बैलेंस होता है उसका बिहेवियर क्या होता है? क्रेडिट। अब जनवरी की रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में जो 3 एडजस्टमेंट्स हैं वो तीनों की तीनों एडजस्टमेंट बैंक स्टेटमेंट में हुई हुई है। इसका मतलब है कि जनवरी के मंथ में कोई भी मिस्टेक नहीं थी हमारी बैंक बुक में, कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं थी जो बैंक बुक में ऑलरेडी रिकॉर्डेड नहीं थी, बैंक बुक हमारी 100% एक्यूरेट थी। मुझे कैसे मालूम हुआ? देखो, उन्होंने रिकॉन्सिलेशन से पहले आपको बैंक बुक के अकॉर्डिंगली बैलेंस बताया हुआ है 1,33,500 नेगेटिव, और वही एडजस्टेड करेक्ट बैलेंस है क्लोजिंग 1,33,500 नेगेटिव, मतलब क्रेडिट। एडजस्टमेंट की जरूरत हमें पड़ी है बैंक स्टेटमेंट में। किस किस अमाउंट की? एक 63,000 आपने लिखा है और उसके ऑपोजिट को क्या बता रहा है कि ये बेसिकली चेक नंबर 5 है जो कि आपने 28 जनवरी को चेक
इशू किया था, ये अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं। ये देखो इसने हेडिंग क्या दी हुई है, अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं ये दोनों, चेक नंबर 5 और 6। और अनप्रेजेंटेड चेक्स कौन से चेक्स हुआ करते हैं? ऐसे चेक्स होते हैं जो पेमेंट्स के लिए आपने इशू तो किए, पेमेंट्स को कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन अभी तक वो चेक बैंक में पेमेंट के लिए नहीं प्रेजेंट हुए, इसलिए ये पेमेंट्स आपकी बैंक स्टेटमेंट में शो नहीं हो रही थी, तो हम उन्हें रिकॉन्सिलेशन प्रोसेस में ले आए। तो एक अनप्रेजेंटेड चेक है, जनवरी के मंथ में ये चेक प्रेजेंट नहीं हो सका, चेक नंबर 5 63,000 का अनप्रेजेंटेड था, इसलिए रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में आया, और अनप्रेजेंटेड चेक्स को हम हमेशा बैंक स्टेटमेंट में लिखा करते हैं। अगली बात, अनप्रेजेंटेड चेक्स ये ऐसे चेक्स हैं जो जनवरी में इशू हुए, कैश बुक में रिकॉर्ड हो गए, जनवरी की कैश बुक में, बैंक स्टेटमेंट में इसलिए रिकॉर्ड नहीं हुए क्योंकि जनवरी के मंथ में इनके केस में बैंक से अभी तक पेमेंट नहीं हुई थी। तो अगर जनवरी के मंथ में पेमेंट नहीं हुई थी, देन डेफिनेटली फरवरी के मंथ में ये चेक प्रेजेंट हो गए होंगे, इनके केस पेमेंट हो गई होगी। अब ये मुझे कैसे पता चलेगा कि पेमेंट हो गई भी है चेक नंबर 5 के केस 63,000 की? नहीं, अगर पेमेंट हो चुकी होगी तो जो फरवरी की बैंक स्टेटमेंट उसमें ये पेमेंट शो होनी चाहिए। जरा आप अपनी बुक में देखो, फरवरी के मंथ की बैंक स्टेटमेंट उसने दी हुई है, उसमें क्या है, 63,000 का चेक नंबर 5 डेबिट साइड पे शो हो रहा है। ये देखो, ये आपके पास 63,000 का चेक नंबर 5। तो जनाब ये जो है 63,000 की लॉजिक जो है वो हमारे सामने आ गई कि यहाँ पे ये चेक नंबर 5 क्यों शो हो रहा है। इसलिए शो हो रहा है, ये प्रीवियस मंथ में इशू हुए थे, कैश बुक में आ चुके थे, बैंक स्टेटमेंट में नहीं आए थे जनवरी के मंथ में क्योंकि इनकी पेमेंट नहीं हुई थी। फरवरी में जब इनकी पेमेंट हुई तो ये जनाब पेमेंट साइट पे शो होना शुरू हो गए। अब ये अनप्रेजेंटेड नहीं रहे। अनप्रेजेंटेड कब तक होते हैं? जब तक उनके केस में पेमेंट नहीं होती। पेमेंट हो गई है कैसे मालूम हुआ? क्योंकि बैंक स्टेटमेंट की पेमेंट साइड पे ये वैल्यू आ रही है, तो पेमेंट हो गई है, अब ये अनप्रेजेंटेड नहीं रहे। तो अब क्योंकि ये अनप्रेजेंटेड नहीं रहे, तो जो फरवरी के मंथ के एंड में मैंने रिकॉन्सिलेशन बनानी है उसमें 63,000 की अमाउंट को कंसिडर नहीं करना, क्योंकि ये प्रेजेंट हो चुके और ये ऑलरेडी ओपनिंग रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में वैल्यू आ चुकी है। उसके बाद फर्दर देखते हैं ओपनिंग रिकॉन्सिलेशन में कौन सा पॉइंट था। चेक नंबर 6 31 जनवरी को इशू हुआ 1,50,000 का। तो भाई 1,50,000 का चेक 31 जनवरी को इशू हुआ, हमने कैश बुक में पेमेंट्स को जनवरी में रिकॉर्ड कर लिया होगा, बैंक में रिकॉर्ड नहीं हुई थी, इसीलिए तो रिकॉन्सिलेशन में आई है। तो जनाब जनवरी के एंड में ये चेक इशू हुआ है 1.5 लाख का, फरवरी में इसके केस में पेमेंट हो गई होगी। अगर फरवरी के मंथ में इसके केस में पेमेंट हो गई होगी तो देखते हैं क्या फरवरी की बैंक स्टेटमेंट की पेमेंट साइड पर 1.5 लाख का चेक नंबर 6 शो हो रहा है। देखो गौर करो, ढूंढो आप लोग। चेक नंबर 6 बैंक स्टेटमेंट में स्टिल नहीं आया। देखो बैंक स्टेटमेंट में कौन कौन से चेक्स आए, चेक नंबर 9, 5, 10, 12 एंड 13। ये बैंक स्टेटमेंट में चेक्स शो हो रहे हैं, इसका मतलब है इन चेक्स के केस में बैंक ने पेमेंट कर दी है। चेक नंबर जो 6 है, जो कि 31 जनवरी को प्रीवियस मंथ में आपने इशू किया था, वो अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ, उसके केस में अभी तक पेमेंट नहीं हुई, वो स्टिल अनप्रेजेंटेड है। अब वो क्योंकि स्टिल अनप्रेजेंटेड है, इसलिए आपकी क्लोजिंग रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट जो फरवरी के एंड में बनेगी, वहां पे ये अनप्रेजेंटेड चेक दोबारा से शो होंगे। फिर उसके बाद फर्दर तीसरी एडजस्टमेंट क्या है, उसके बारे में वो क्या लिखता है। 48,000 की बेसिकली क्या, उसके बारे में क्या लिखा हुआ है कि अमाउंट मिस्टेकनली क्रेडिट बाय द बैंक, गलती से बैंक ने 48,000 की अमाउंट हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर दी थी जनवरी के मंथ में। बैंक ने गलती से क्रेडिट कर दिया था 48,000 को जनवरी में, तो फिर उसने नेक्स्ट फरवरी में जाके इसकी करेक्शन भी कर ली होगी। अगर इसकी करेक्शन कर ली हुई है, फिर हमने 48,000 का फर्दर कुछ नहीं करना। अभी चेक करते हैं कि बैंक ने इसकी करेक्शन की है या नहीं की है। ये लीजिए, देखिए
48,000 की रिवर्सल एंट्री बैंक ने 5 फरवरी को जाके अपनी मिस्टेक को करेक्ट कर लिया हुआ है। रिवर्सल ऑफ अमाउंट क्रेडिटेड मिस्टेकनली। तो इसका मतलब है कि ये जो 48,000 की अमाउंट है इसकी भी एडजस्टमेंट हो चुकी है, 63,000 की एडजस्टमेंट भी हो चुकी है ओपनिंग रिकॉन्सिलेशन के साथ। तो अब हमारे ये क्लोजिंग रिकॉन्सिलेशन में नहीं आएंगे। क्लोजिंग रिकॉन्सिलेशन में कौन सी अमाउंट्स आएंगी? जो रिमेनिंग रह गई हुई हैं। और इसके अलावा ओपनिंग रिकॉन्सिलेशन का एक अनप्रेजेंटेड चेक 1.5 लाख का चेक नंबर 6, वो जनवरी के मंथ में भी प्रेजेंट नहीं हुआ था, अनप्रेजेंटेड था, इसे जनवरी की रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में भी आया और फरवरी के मंथ में भी वो प्रेजेंट नहीं हुआ। देखो फरवरी के मंथ में बैंक स्टेटमेंट में कहीं पे भी शो नहीं हो रहा, तो फरवरी के एंड में भी वो स्टिल अनप्रेजेंटेड है। तो जनाब हमने तमाम डिफरेंसेस लोकेट कर लिए। अब हम प्रॉपर रिकॉन्सिलेशन की तरफ चलेंगे। फरवरी के एंड में रिकॉन्सिलेशन करेंगे और फरवरी के एंड में रिकॉन्सिलेशन करते वक्त सिर्फ वही बात जहन में रखनी है जो क्लास में सीखी, जो ट्रांजैक्शन जहां रिकॉर्ड नहीं है वहां रिकॉर्ड कर दीजिए। तो चलिए अब हम रिकॉन्सिलेशन करेंगे फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। हेडिंग दीजिए reconciliation for the month of February। और हमने क्या करना है? कैश बुक भी ओपन कर लेनी है और बैंक स्टेटमेंट को भी ओपन कर लेना है और जितनी मिस्टेक्स हैं उनको रेक्टिफाई कर लेना है जो रेक्टिफाई नहीं हो सकी। रिकॉन्सिलेशन प्रोसेस स्टार्ट करते वक्त बेटे क्या हम काम करते हैं कि सबसे पहले जो इन दोनों बुक्स के क्लोजिंग बैलेंसेस एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रहे होते उन्हें रिकॉन्सिलेशन प्रोसेस में ब्रॉट डाउन करते हैं। तो आप अपनी बुक पे पेज नंबर 299 पे देखो कैश बुक का कितना बैलेंस दिया हुआ है क्लोजिंग, जिसे हमने रिकॉन्साइल करना है। फरवरी के एंड का क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे गिवन है 441,500। क्लोजिंग बैलेंस अगर क्रेडिट साइड पे हो तो जब उसे ब्रॉट डाउन करते हैं तो ऑपोजिट साइड पे लिख लिया करते हैं, इसलिए कैश बुक की डेबिट साइड पे 441,500 ये हमने ब्रॉट डाउन कर लिया। बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस 3,16,000, उसके साथ ब्रैकेट नहीं है, इसका मतलब नॉर्मल बैलेंस है। फरवरी के एंड में एज पर बैंक स्टेटमेंट आप अपनी बुक पे पेज नंबर 299 में देखिए क्लोजिंग बैलेंस शो हो रहा है 3,16,000, उसके इर्द ब्रैकेट नहीं है, इसका मतलब नॉर्मल बैलेंस है। और नॉर्मल बैलेंस जो बैंक स्टेटमेंट का हुआ करता है वो है बेटे क्रेडिट 3,16,000। ब्रॉट डाउन कर लिया, पहला काम ये किया। अब वन बाय वन जितनी भी हाईलाइटेड अमाउंट्स हैं उनको पुट करते हैं। आप अपनी बुक्स पे पेज नंबर 299 पे देखिए, मैंने जो ओपनिंग बैलेंस है उसको भी हाईलाइट किया था 1,33,500। क्यों हाईलाइट किया था? यहां मिस्टेक है। आपको बुक में पेज नंबर 300 पे जो बैंक रिकॉन्सिलेशन फॉर द मंथ ऑफ जनवरी दी हुई है उसमें देखो बैंक बुक के अकॉर्डिंगली वो रिकॉन्सिलेशन प्रोसेस में लिखता है कि बैलेंस है 1,33,500। समी खान दोबारा से। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी बेटे। मैम इसका बैलेंस क्रेडिट से ऐड पर नहीं दिया हुआ, तो ये फिर हाँ यही चीज मैंने आपसे डिस्कस करनी है कि देखो रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट तो हमें ये बता रही है कि बैंक बुक का क्रेडिट बैलेंस है, लेकिन बुक में हमने क्या गलती की है? सबसे पहली मिस्टेक जो हुई है बैंक बुक में, आपकी कैश बुक में, वो गलती ये हुई है ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट था तो उसे क्रेडिट साइड पर होना चाहिए था, लेकिन वो हमने मिस्टेकनली डेबिट साइड पे लिख लिया।
तो ऐसी अमाउंट बेटे समी जो हो क्रेडिट लेकिन मिस्टेकनली डेबिट हो जाए तो उसे रेक्टिफाई कैसे करते हैं, डबल अमाउंट से हम उसे क्रेडिट कर देंगे ताकि ये मिस्टेक करेक्ट हो सके। ठीक है जी मैम। और मैम इसका बैलेंस जो बैंक स्टेटमेंट का है वो ठीक लास्ट है, पर वो देखो वो 1,27,500 बैलेंस है और उसके इर्द गिर्द ब्रैकेट नहीं है। रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट जो उन्होंने पेज नंबर 300 पे दी हुई है, ना वहां ब्रैकेट है, पैरेंथेसिस है, और ना ही पेज नंबर 299 पे। उस वो ऊपर जो है ना बैंक स्टेटमेंट में 31600 जो आपने ये लिखा है इधर बैंक स्टेटमेंट के ब्रेक डाउन किया है। हाँ जी हाँ तो जी। ये मैम इसका तो कैरी डाउन इधर डेबिट साइड पर आना चाहिए था ना, तो ये तो क्रेडिट साइड पर नहीं है। बैंक स्टेटमेंट फिर मैम नॉर्मल बैलेंस बैंक क्रेडिट साइड पर नहीं होगा मैम नॉर्मल तो बैलेंस? हाँ नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है ना, आपने खुद ही आंसर दे दिया, बैंक स्टेटमेंट का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है और वो नॉर्मल है क्योंकि उसके ब्रैकेट नहीं है। ठीक हो गया ठीक हो गया। वो ब्रैकेट लगा होता तो फिर हमें पता चल जाना था हाँ कि वो नॉर्मल बैलेंस है, फिर हम उसे ऑपोजिट साइड पे लिखते हैं। जी मैम। और कुछ पूछना बेटे? नो मैम। अच्छा अब देखो बेटे, पहली गलती कैश बुक का हमने ओपनिंग बैलेंस रॉन्ग साइड पे लिखा, क्रेडिट था, क्रेडिट साइड पे लिखना चाहिए, डेबिट साइड पे लिख दिया। ऐसी मिस्टेक्स को जब हम रेक्टिफाई करते हैं तो डबल अमाउंट से रेक्टिफाई करते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस को हम यहां रेक्टिफाई करेंगे डबल अमाउंट से क्रेडिट करके, रॉन्गली डेबिट 1,33,500 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये है 2,67,000। अब देखिए बेटे, आपकी कैश बुक की डेबिट साइड पे, चले मैं वो स्लाइड दोबारा से शो करवा देती हूं। यहां पे आपकी कैश बुक की डेबिट साइड पे एक हाइलाइटेड अमाउंट थी 1,33,500। हमने वो क्योंकि कैश बुक की मिस्टेक थी, कैश बुक में ही मैंने रेक्टिफाई कर दी। इसके अलावा जो हाइलाइटेड अमाउंट है कैश बुक की डेबिट साइड पे शो हो रही 1,82,000 का एडवांस आया आपके कस्टमर से। ये हाईलाइट क्यों है? इसलिए हाईलाइट है कि भाई ये ऐसी ट्रांजैक्शन है जो रिसीट के तौर पे बैंक में रिकॉर्ड हो चुकी बैंक बुक में, लेकिन बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं हुई। तो हम रिकॉन्सिलेशन प्रोसेस में उसे रिकॉर्ड करके देखेंगे और बैंक स्टेटमेंट की कौन सी साइड पे रिकॉर्ड करके देखेंगे, क्योंकि ये बैंक बुक की डेबिट साइड पे है, इसे बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड पे हम इसे रिकॉर्ड करेंगे, 182,000 को भी और 294,000 को भी। ये बेसिकली है क्या? ऐसी रिसीप्ट्स हैं जो बैंक बुक में रिकॉर्ड हो चुकी लेकिन बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं हुई। तो ऐसी रिसीप्ट जो बैंक बुक में अभी तक ऐसे चेक आपके पास आए हैं जो बैंक स्टेटमेंट में नहीं रिकॉर्ड हो सके, उन्हें हम क्या बोलते हैं? अनक्रेडिटेड चेक्स बोलते हैं। तो मैंने 182,000 को भी और 294,000 को भी बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड पे लिखना है। 182,000 ये भी अनक्रेडिटेड चेक हैं, क्रेडिट नहीं हुए थे, अब हमने क्रेडिट किया। और इसके अलावा 182,000 के अलावा दूसरी अमाउंट थी 294,000, हमने अनक्रेडिटेड चेक्स लिख दिए। अब फिर से देखिए, सबसे पहले एक बुक को कंप्लीट कर लेना है। मैंने सबसे पहले कैश बुक को अपने सामने रखा हुआ है, बैंक बुक को अपने सामने रखा हुआ है। जो यहाँ पे अमाउंट्स हाईलाइटेड हैं वो ऐसी अमाउंट्स हैं जो कैश बुक में हैं, बैंक स्टेटमेंट में नहीं थी, इसलिए मैं रिकॉन्सिलेशन प्रोसेस में उसे बैंक स्टेटमेंट में लिख कर देख रही हूँ। डेबिट साइड को मैंने कंप्लीट किया। आप कैश बुक की क्रेडिट साइड पे आते हैं बेटे, उसमें देखो सबसे पहले चेक नंबर 10 जो है उसका प्रॉब्लम है कि वो क्यों हमने हाईलाइट किया था 3,52,000 का। चेक नंबर 10 आपकी बैंक स्टेटमेंट में भी शो हो रहा है। देखो जरा, आप अपनी बुक में पेज नंबर 299 पे जाओ, वहां पे भी चेक नंबर 10 शो हो रहा है, लेकिन वो 3,52,000 का नहीं है बल्कि 3,25,000 का है। अब दोनों में से करेक्ट अमाउंट कौन सी उसके लिए देखो, उसने एंड में आपके लिए एक नोट दिया हुआ है, लीजिए मैंने इसको एनसर्कल कर दिया। और नोट क्या है?
all amounts appearing in the above bank statement are correct. बैंक स्टेटमेंट में वो कहता है कि जितनी भी अमाउंट्स हैं वो करेक्ट हैं, आपने ये सपोज करना है। तो अगर बैंक स्टेटमेंट में सारी अमाउंट्स करेक्ट हैं, इसका मतलब ये है कि जनाब हमने कैश बुक में जो इस चेक की अमाउंट लिखी हुई है वो गलत लिखी हुई है। एक्चुअल अमाउंट इसकी वही है जो बैंक स्टेटमेंट में, और बैंक स्टेटमेंट में कितनी अमाउंट है जनाब 3,25,000। हमने बेसिकली कैश बुक में पेमेंट से ज्यादा रिकॉर्ड कर दी हैं। कितने से ज्यादा रिकॉर्ड कर दी हैं, माइनस कर देते हैं, 352 माइनस 325। हमने जनाब 27,000 से बैंक बुक में पेमेंट्स को ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया, ज्यादा क्रेडिट कर दिया। तो अगर कोई अमाउंट ज्यादा क्रेडिट हो गई, उसको करेक्ट करने के लिए आपने क्या करना है, डेबिट कर देना है। 27,000 से चेक नंबर 10 की पेमेंट्स को आपने ज्यादा क्रेडिट कर दिया था, उसको रेक्टिफाई करने के लिए जितने से ज्यादा क्रेडिट कर दिया था उतने से डेबिट कर दो। तो होगा क्या, 3,52,000 में से 27,000 माइनस हो जाएगा, तो एक्चुअल अमाउंट 3,25,000 की स्टैंड हो जाएगी। ये भी हमने करेक्शन कर ली। उसके बाद नेक्स्ट 6,22,000 का चेक नंबर 11 आपने एनसर्कल किया हुआ है बैंक बुक में। इसका मतलब है ये बैंक बुक में तो है, कैश बुक में तो है, लेकिन आपकी बैंक स्टेटमेंट में नहीं है। इसलिए मैं रिकॉन्सिलेशन प्रोसेस में इसे अपनी बैंक स्टेटमेंट में लिखूंगी। लेकिन ये कैसे चेक्स हैं जो आपने इशू तो किए पेमेंट्स के लिए, लेकिन अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं हो सके, अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं। इन अनप्रेजेंटेड चेक्स को हम क्या किया करते हैं, ये अमाउंट बैंक बुक की क्रेडिट साइड पे होती हैं और उसे बैंक स्टेटमेंट की डेबिट साइड पे होना चाहिए। तो ये मैंने यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट की डेबिट साइड पे लिखना है। कितनी अमाउंट थी जनाब, 6,22,000 अनप्रेजेंटेड चेक्स। ये भी जनाब हमने लिख दिया। अब देखो बैंक बुक में जितनी भी एनसर्कल्ड अमाउंट थी वो सारी की सारी हमने ट्रांसफर कर दी। उसके बाद हम चलते हैं उन हाईलाइटेड अमाउंट्स की तरफ जो हमने बैंक स्टेटमेंट में हाईलाइट की हुई थी। ये अब आपके सामने बैंक स्टेटमेंट है। इसमें एक अमाउंट 48,000 की हाईलाइट थी, एक 63,000 की हाईलाइट थी। इनकी रिकॉन्सिलेशन ओपनिंग बैंक रिकॉन्सिलेशन के साथ हमने इनको क्रॉस कर लिया, ये अब क्लोजिंग रिकॉन्सिलेशन में नहीं आएंगी। फिर उसके बाद 3,25,000 चेक नंबर 10, इसकी करेक्शन हम कर चुके कि ये अमाउंट यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट में सही थी और 3,52,000 से ज्यादा पेमेंट्स हमसे रिकॉर्ड हो गई थी बैंक बुक में, तो इसकी करेक्शन हमने कर ली हुई है। 15,000 ऐसी पेमेंट्स हैं जो बैंक स्टेटमेंट में शो हो रही हैं, लेकिन ये आपकी कैश बुक में शो नहीं हो रही, तो अब हम रिकॉन्सिलेशन प्रोसेस में इसे बैंक बुक की पेमेंट साइड पे लिखेंगे। और ये बेसिकली है क्या, ये देखो क्यों नहीं शो हो रही, क्योंकि ये ऐसी पेमेंट्स हैं जो बैंक ने हमारी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस जो पहले से बैंक को इंस्ट्रक्ट किया हुआ था, ऑर्डर किया हुआ था, उसने उसके केस में हमारे भी यहाँ पे पेमेंट्स कर दी और उनको लिख दिया। हमें अभी तक उसका नोटिस नहीं आया था, इस वजह से हमने इन पेमेंट्स को रिकॉर्ड नहीं किया था। तो रिकॉन्सिलेशन प्रोसेस में हम इस 15,000 को यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। इन्हें हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट डेबिट। बैंक ने डेबिट कर दिया, हमने क्रेडिट नहीं किया था, तो अब क्रेडिट कर देंगे। और कौन सी वैल्यू है, देखो 15,000 को कर लिया, 200,000 का चेक रिटर्न हो रहा है। चेक रिटर्न जो होते हैं इसकी एडजस्टमेंट जरा देखिएगा आप अपनी बैंक स्टेटमेंट में। ये चेक हमें कहीं से आया है और बैंक ने उसे क्लियरिंग प्रोसीजर में डाल दिया और 2 लाख क्रेडिट कर दिया। बाद में हमें मालूम हुआ, जब वो क्लियरिंग प्रोसीजर से गो थ्रू हुआ, तो हमें मालूम हुआ कि 2 लाख वाले चेक की प्रोसेसिंग हो ही नहीं सकती। बैंक ने वो चेक वापस कर दिया। जब वो चेक बैंक ने वापस किया, बैंक ने फौरन 2 लाख का जो पहले क्रेडिट किया हुआ था उसे डेबिट करके चेक वापस कर दिया। इस चेक की एंट्री को अपनी बुक से निकाल दिया।
लेकिन चेक रिटर्न की एंट्री जो है वो हम कैश बुक में नहीं कर पाए, अब हम उसकी एंट्री अपनी कैश बुक में करेंगे। जो चेक रिटर्न हुआ, बैंक ने उसको डेबिट किया, हमने कैश बुक में उसको क्या करना है, क्रेडिट करना है। 200,000 चेक रिटर्न। नेक्स्ट में 4500 के बैंक चार्जेस हैं, बैंक स्टेटमेंट में शो हो रहे हैं, हमारे पास कैश बुक में नहीं है, हम उन्हें कैश बुक में लिखेंगे। 4500 कैश बुक में बैंक चार्जेस। हमने बैंक स्टेटमेंट की डेबिट साइड की एनसर्कल अमाउंट की एडजस्टमेंट कर ली। अब उसकी क्रेडिट साइड पे आइए, एक अमाउंट शो हो रही है 38,000 की। 38,000 बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड पे है, इसे बैंक बुक की डेबिट साइड पे होना चाहिए था, नहीं है, इसलिए हम रिकॉन्सिलेशन प्रोसेस में उसे डेबिट करेंगे। और ये बेसिकली है क्या, ट्रांसफर फ्रॉम अ डेटर, किसी कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे अकाउंट में पैसे जमा करा दिए, इसे बैंक में आ गए, कैश बुक में नहीं आए थे, अब हम जनाब उन्हें कैश बुक में लिख देंगे। ये क्या है, हमारी डायरेक्ट क्रेडिट है या ऑनलाइन ट्रांसफर है। बैंक ने क्रेडिट कर दिया था, अब हमने जनाब इसको क्या किया, डेबिट कर दिया। लीजिए, जितनी भी एडजस्टमेंट्स थी ये हमने कर ली हुई हैं। अब हम क्या करेंगे, इन्हें टैली करते हैं और देखते हैं कि अगर हमने रिकॉन्सिलेशन सही की हुई है तो दोनों का क्लोजिंग बैलेंस सेम आएगा। बेटे मैं आप लोगों के क्वेश्चन अभी लेती हूँ। हम पहले इसको टोटल कर लें। 27,000 प्लस 38,000, ये मेरे पास टोटल आ रहा है 506 minus 267,000 minus 15,000 minus 200,000 and minus 4,500। ये है जनाब मेरे पास कैरेट डाउन 20,000। इस बुक में देखते हैं क्या है। 3,16,000 plus 1,82,000 plus 2,94,000 7,92,000 इसमें से माइनस करते हैं 6,22,000 170 150 का डिफरेंस। ओके हाँ जी, 150 का याद आया, आपकी ओपनिंग रिकॉन्सिलेशन में 1,50,000 का बेटे ऐसा चेक था जो अनप्रेजेंटेड था और फरवरी के मंथ में भी वो प्रेजेंट नहीं हो सका था, तो वो फरवरी के मंथ में भी अनप्रेजेंटेड ही रहा, इसलिए वो क्लोजिंग रिकॉन्सिलेशन प्रोसीजर में भी आएगा। लीजिए हमने वो भी लिख दिया। अब मेरे पास कैरी डाउन कितना है, 20,000 सेम आ गया। हाँ जी बेटे, अब आपके जो क्वेश्चंस हैं वो पूछिएगा। समी खान, मोहम्मद अली, बेटे दोबारा से नोटिफिकेशन दो। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम जी वासिक। मैम ये बैंक बुक की ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस का मैम इन दोनों की दोबारा एडजस्टमेंट्स जरा बता दें। अच्छा ठीक है, आपका ये क्वेश्चन मैं अभी कर देती हूँ और दूसरे स्टूडेंट मोहम्मद अली आप भी पूछ लीजिए साथ ही, मैं एक ही दफा दोनों के आंसर्स कर देती हूँ। मैम आपको यही बताना था कि जो आप ये अनप्रेजेंटेड चेक लिखना भूल गई थी। हाँ, वो मुझे जब बैलेंस किया ना, जब याद आ गया कि हमने 1,50,000 को डिस्कस किया था, लिखना हम भूल गए। बहुत शुक्रिया बेटे अली। अच्छा, अब जनाब जो वासिक है उनका क्वेश्चन ये है कि देखो बेटे, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस रिकॉन्सिलेशन हमेशा मंथ एंड पे होती है और हमने क्लोजिंग बैलेंस को रिकॉन्साइल करना होता है। सबसे पहले रिकॉन्सिलेशन प्रोसेस में हमने क्या किया, दोनों बुक्स जो क्लोजिंग बैलेंस शो करी थी उनको कैरी फॉरवर्ड किया।
आपकी जो बैंक बुक है वो टी फॉर्म में दी गई है और जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है उसे स्टेटमेंट की फॉर्म में बताया हुआ है। अब जब टी फॉर्म में बताया गया हो तो बिगनिंग बैलेंस को कैसे कैरी फॉरवर्ड करना है, ऑपोजिट साइड पे कैरी फॉरवर्ड करते हैं, वो बड़ा इजी हो जाता है। आपकी बैंक बुक शो कर रही है क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे 4,41,500 का। जब इसे किसी भी प्रोसीजर में लेकर आएंगे, जैसे यहाँ रिकॉन्सिलेशन प्रोसीजर में लेकर आए, तो ये बिगनिंग बैलेंस बनेगा और बिगनिंग बैलेंस हमेशा ऑपोजिट साइड पे होता है। तो इसलिए मैंने क्या किया, 4,41,500 ओपनिंग साइड पे बैलेंस को ट्रांसफर कर लिया। बैंक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली क्लोजिंग बैलेंस शो रहा है 3,16,000, लेकिन ना डेबिट और क्रेडिट साइड नहीं है, बल्कि उसने स्टेटमेंट की फॉर्म में बनाया, हमें नहीं पता ये डेबिट है ये क्रेडिट है। जब ऐसा हो तो बेटे उस चीज का अंदाजा कैसे लगाया जाता है कि देखो उसके इर्द गिर्द ब्रैकेट्स तो नहीं है, पैरेंथेसिस तो नहीं है। पैरेंथेसिस हमेशा अकाउंटिंग में तब मार्क किए जाते हैं जब नेगेटिव बिहेवियर हो, ओवरड्रॉन सिचुएशन। इसका मतलब है ये ओवरड्रॉन सिचुएशन नहीं है क्योंकि ब्रैकेट्स नहीं है, नॉर्मल बैलेंस है। और जो बैंक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली नॉर्मल बैलेंस होता है, बिहेवियर होता है, वो क्रेडिट होता है, इसलिए मैंने बिगनिंग बैलेंस को क्रेडिट साइड पे लिखा 3,16,000। अगर इसके इर्द गिर्द ब्रैकेट होती, पैरेंथेसिस होती, तो इसका मतलब है मैं सपोज करती है ओवरड्रॉन बैलेंस है, तो फिर मैं इसको डेबिट साइड पे लिखती 3,16,000 को। अगली बात हामिद, मैं अभी आपका क्वेश्चन लेती हूँ। उसके बाद ओपनिंग बैलेंस को है उसने प्रीवियस मंथ में ही रिकॉन्साइल कर दिया था, वो ओके हो गया, लेकिन उसमें रिकॉन्सिलेशन को देखकर हमें एक चीज का अंदाजा हुआ कि बैंक बुक का जो बिगिनिंग बैलेंस था वो बेटे हमारे पास क्रेडिट था, डेबिट नहीं था। लेकिन उन्होंने क्या किया, गलती से जब कैश बुक में बिगिनिंग बैलेंस को लेकर आए हैं तो वो क्रेडिट की बजाय डेबिट लिख दिया, तो हमने उसकी भी करेक्शन करनी है। तो क्योंकि अमाउंट को रॉन्गली डेबिट कर दिया था, करेक्ट करने के लिए मैंने उससे डबल अमाउंट से क्रेडिट कर दिया। अब बताइए बेटा अली, आपका क्वेश्चन क्लियर है? अली थे या वासिक थे? वासिक था। चलें ठीक है बेटे। जी हाँ मैम मैंने पूछना ये था कि जैसे कि ये अब नॉर्मल था तो आपने ये इसको इसी वजह से क्रेडिट साइड पे अपने डबल अमाउंट से किया, तो अगर बैंक स्टेटमेंट का भी अब नॉर्मल होता तो हम उसे डेबिट साइड पे डबल अमाउंट पे करते हैं? हाँ, उसे नॉर्मल नहीं, उसका अगर नॉर्मल बिहेवियर, होता। हाँ अगर एबनॉर्मल होता, जी। एबनॉर्मल सिचुएशन में उसे ब्रैकेट में होना चाहिए था और डेबिट साइड पे होना चाहिए था। अगर गलती से वो क्रेडिट साइड पे, हाँ जब भी डेबिट की गलती क्रेडिट में, क्रेडिट की डेबिट में हो जाए, डबल अमाउंट से रेक्टिफाई करते हैं। मैम ये जब ये कह रहा है कि करेक्ट बैलेंस भी इसका यही है 1,33,500, बैंक स्टेटमेंट का भी और बैंक बुक का भी ऑपोजिट साइड, लेकिन वो ऑपोजिट साइड पे लिख दिया। ओपनिंग बैलेंस भी मैच नहीं है ना, इसीलिए देखो ओपनिंग बैलेंस जो फरवरी के मंथ के ओपनिंग बैलेंसेस हैं वो बेसिकली प्रीवियस मंथ जो जनवरी था उसके क्लोजिंग बैलेंसेस थे, वो मैच नहीं कर रहे थे, इसलिए उनको जनवरी के मंथ के में ही उन्होंने रिकॉन्सिलेशन बनाकर टैली करने की कोशिश की है। मैंने कहा ये जैसे कि इसने ये बात की है ना कि जब इसने जनवरी के महीने की बैंक रिकॉन्सिलेशन की है, इसने कहा है कि दोनों का जो 1,33,500 दोनों का एबनॉर्मल बिहेवियर ये करेक्ट बैलेंस है। हाँ, तो फिर ये फरवरी के माह में ये दोनों का ब्रोड डाउन फिर ये नहीं बनना चाहिए था? नहीं, वो बैंक बुक के अकॉर्डिंगली था। ये देखो मैं आपके सामने स्लाइड शो करती हूँ, ऊपर हेडिंग दी हुई उसने बैंक बुक। अच्छा, ये जो बैंक बुक की बात कर रहा है ये 48,000 हाँ, ये की देखो इसी की ये बात कर रहा है? हाँ ये बैंक बुक की का कॉलम है जी। नहीं, बैंक बुक में कोई गलती नहीं थी, करेक्ट बैलेंस बैंक बुक में लास्ट टाइम में कोई मिस्टेक नहीं थी, बैंक स्टेटमेंट्स में ही एडजस्टमेंट्स करना नहीं, मैंने कहा ये बनता अगर ना ये जनरल बात की जाए, उसने कहा कि उसमें कोई एरर नहीं था तो, लेकिन वो था एबनॉर्मल बिहेवियर। हाँ, उसका अब करेक्ट बैलेंस वो कह रहा है 1,33,500 पैरेंथेसिस में है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इसका 1,27,500 है, इसका ये तो नॉर्मल बिहेवियर है, लेकिन इसकी एडजस्टमेंट के बाद इसका करेक्ट बैलेंस बनता है 1,33,500। हाँ, ये करेक्ट बैलेंस है, वो रॉन्ग था 1,27,500 जो बिफोर रिकॉन्सिलेशन। हाँ, ये रॉन्ग था। अब इसका इसने कहा करेक्ट ये है 1,33,500। हाँ जी, हाँ जी। अब ये करेक्ट बैलेंस है जनवरी के महीने का, तो ये फरवरी में फिर ये ब्रॉडो नहीं बनना था, मैंने कहा।
हाँ ये ब्रॉडर बना, मैं आपकी बात समझ गई। लेकिन देखो मैं जब भी आपको आपसे रिकॉन्सिलेशन की बात करती हूँ तो मैं क्या कहती हूँ कि बेटे हम रिकॉन्सिलेशन प्रोसेस में रफ वर्किंग कर रहे होते हैं। रफ वर्किंग में हम बैंक स्टेटमेंट में एडजस्टमेंट्स डाल के देख रहे होते हैं कि जब ये एडजस्टमेंट्स हो जाएंगी तो क्या ये टैली हो जाएगा, बट इट डजंट मीन कि एक्चुअल में हम जाके बैंक स्टेटमेंट में जाके एंट्री करें। हम एक्चुअल में नहीं कर सकते, वो बैंकर ही एंट्री करेगा। और कब करेगा? जब उनकी एडजस्टमेंट होगी। तो इसलिए बैंकर ने तो वो रॉन्ग ही शो करना है। हमने बैंक स्टेटमेंट में जाके एक्चुअल में हम एंट्री कर ही नहीं सकते, हम ऑथेंटिकेट है ही नहीं इसके लिए। हमने जो कुछ करना है करेक्शन करनी है अपनी बुक में, बैंक बुक में करनी है, कैश बुक में करनी है। हो गया। अब क्लियर हो गया? जी मैम क्लियर है मैम, थैंक यू। अच्छा चलो ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट